अब देखो, अब शुरू कर रहे हैं आगे वाला पार्ट, पावर इन एसी सर्किट। तो पहले एक जनरलाइज बता देना। पावर का अपन फॉर्मूला क्या लिखते हैं, वर्क अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है समझो। तो डेफिनेशन पावर की लिख सकते हैं, पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच वर्क इज डन। रेट मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच वर्क इज डन, ये लिख सकते हैं। यूनिट है जूल अपॉन सेकेंड या साइंटिस्ट के नाम पे वैट। ठीक है। नाउ सेकेंड डेफिनेशन, जूल्स लॉ याद होगा, H इज इक्वल्स टू वी आई टी। तीन है, H इज इक्वल्स टू वी आई टी है, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी है, H इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर है। उसमें से ये लिया है हीट एनर्जी और अपॉन टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम मतलब पावर, एनर्जी अपॉन टाइम वर्क अपॉन टाइम पावर। पावर का फॉर्मूला V इंटू आर। तो ये डीसी के लिए बोलेंगे अभी फिलहाल डायरेक्ट करंट, क्योंकि जहां पे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, V और I की वैल्यू हर जगह कांस्टेंट है। वोल्टेज और करंट क्या है, कांस्टेंट। सो इलेक्ट्रिक पावर फॉर अ डीसी सर्किट इज डिफाइंड एज, ये नहीं ये लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। सिंपल है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट का प्रोडक्ट बस। तो इलेक्ट्रिक पावर, दिस इज इलेक्ट्रिक पावर is defined as the product of potential difference and current, product of potential difference and current। बट जब AC के लिए कंसीडर करेंगे अपन, तो उसमें क्या हो रहा, मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा। तो अपन इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन लिखेंगे, यही लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, पर वहां एक वर्ड डालेंगे, इन प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट। यानी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वोल्टेज क्या है, चेंज हो रहा ना। ये इंस्टेंट पे लिया तो वोल्टेज कम है, ये इंस्टेंट पे लिया तो वोल्टेज ज्यादा है। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जहां पावर निकाल रहे हैं कितना है वैल्यू, वो देखते हैं। ठीक है, फिर से देखो, पावर की जनरल डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द रेट एट विच वर्क इज डन। डीसी के लिए डायरेक्ट लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर यहां से लाया ना, टी इधर ले। इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। बट जब यही डेफिनेशन एसी के लिए बोलेंगे, तो इलेक्ट्रिक पावर फॉर एसी सर्किट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज टू इंस्टेंटेनियस करंट। डीसी में बोलने की जरूरत नहीं कि हर इंस्टेंट पे वही पोटेंशियल है और वही करंट है, बट एसी में वो वैल्यू क्या हो रही, चेंज। तो यही फॉर्मूला पावर निकालने के लिए यूज करेंगे। तो अब अपन पावर निकालने की जगह निकालेंगे एवरेज पावर ओवर वन कंप्लीट साइकिल। ठीक है, ये एक साइकिल में एवरेज पावर कितना जनरेट होगा या कितना कंज्यूम होगा, वो अपन निकालने वाले हैं। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू फाइंड एवरेज पावर इन एसी सर्किट ओवर वन कंप्लीट साइकिल। और फॉर्मूला यूज करेंगे ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, तो इससे पहले आप लोग एक बार वापस से पुराने वीडियोस देख लो, 1, 2 एंड 3। AC applied to a resistor, AC applied to a inductor, AC applied to a capacitor, and then AC applied to LCR सर्किट, तीनों एक साथ में। तो अभी वैसे ही करने वाले हैं। फर्स्ट लेंगे रेजिस्टर, यानी रेजिस्टर लिया है, उसको एसी लगाया है, उसमें एक साइकिल में कितना पावर कंज्यूम होगा वो देखते हैं। फिर इसको हटा के इंडक्टर लगाएंगे कॉइल, फिर उसको हटा के कैपेसिटर लगाएंगे, फिर तीनों एक साथ मिलेंगे LCR। तो इंडिविजुअल ले रहे हैं, ध्यान देना। ठीक है, पहले रेजिस्टेंस के लिए ले रहे हैं, रेजिस्टर लगाया। ठीक है, ईएमएफ का फॉर्मूला लिया था अपन ने, E इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, और ईएमएफ और करंट का में सेम फेज में, तो करंट का आंसर आया था I0 साइन ओमेगा टी। ये देख लो, याद रखना है,
ये हो चुका है, ये निकाला था, इस पर से ये आंसर लाया था, फिर बोला था कि बोथ आर इन सेम फेज। ठीक है ना। पावर का फॉर्मूला, एवरेज पावर नहीं बोल रहा, सिर्फ पावर बोल रहा। पावर का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस और ये करंट, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल इनटू इंस्टेंटेनियस करंट, जो भी इंस्टेंट एंगल होगा वो। अब तो डायरेक्ट लिख रहे हैं प्रोडक्ट E0 I0 साइन इनटू साइन, साइन स्क्वायर ओमेगा t। सो दिस इज पावर। देखो यहाँ फिर आगे ये रहेगा, हटा रहे डायग्राम नहीं निकालना, इतना नोट डाउन करो पहले। ये पावर का फॉर्मूला है खाली d इनटू i। देखिए अब ध्यान देना, एवरेज पावर में क्या कर रहे हैं, ध्यान दो। एवरेज पावर PAV कर दिया, इट इज इक्वल्स टू वर्क डन इन वन कंप्लीट साइकिल। आप लोग पूरा लिखना, मैंने खाली साइकिल बना दिया, अपॉन में पीरियड, एक साइकिल को तो टाइम लगेगा। अरे सादा फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, पीरियड लिख लिया ना, अपॉन में तो टी लिख लेंगे सीधा सीधा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड इज टी। ऊपर क्या लिखेंगे, तो ये है पावर। ठीक है, अगर ऐसा लिखा तो चलेगा क्या, पावर इंटू डी टी। पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, so we can say work is equals to power into time। तो ये वर्क डन, बट इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके t तक। एक साइकिल में चाहिए ना एवरेज वर्क, तो एवरेज वर्क इन वन साइकिल अपॉन ये, तो इंटीग्रेशन करो अच्छे से निकालो। देखो समझ में आया क्या, बाद में भी काम आएगा। और अपॉन में टाइम, दिस एवरेज पावर। So this is average work done in one complete cycle। ये साइकिल बना दिया अपन ने, वन कंप्लीट साइकिल, एक पूरे साइकिल में कितना वर्क हो रहा वो अपॉन पीरियड, पीरियड को डायरेक्ट टी लिख दिया। पर यहाँ वर्क डन क्या लिखेंगे, तो वो यहाँ से लिखा है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने बताया खाली। सो पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम, सो वर्क इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। ये है पावर इनटू कर दिया टाइम, और ये एवरेज है, इंटीग्रेट किया है 0 से लेके t तक ओवर वन कंप्लीट साइकिल। देखो समझ में आया, ठीक है। अब इसमें वैल्यू डालो, P जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लेते हैं, P एवरेज AV ही रहने दो, इट इज इक्वल्स टू P तो अपॉन में लिख लेते बाजू में, ये बाजू में निकाल लिया, E0 I0 भी बाहर आ गया, P की वैल्यू कांस्टेंट, इंटीग्रेशन में 0 टू T और साइन स्क्वायर ओमेगा, और ये साथ में डिग्री। बेटा ये फॉर्मूला कहां से आया वो समझ में आया, वर्क की जगह पावर इनटू टाइम, यहाँ एवरेज पावर का लिखा है एवरेज वर्क डन इन वन कंप्लीट साइकिल अपॉन पीरियड। वर्क डन एवरेज करना है तो इंटीग्रेट, ये पावर इनटू टाइम, ये पावर इनटू टाइम। देखिए इसको सिंपलीफाई करते, इतना देख लो पहले, आगे चलते। तो ध्यान दो, इसका आंसर डायरेक्ट लिख रहे हैं अपन, P एवरेज, E कहां से, AV ही रहने दो, P एवरेज इट इज इक्वल्स टू E0 I0 अपॉन T, और इसका आंसर डायरेक्ट लिख रहे हैं T/2। टेक्स्ट बुक में भी डायरेक्ट लिखा है, आप लोगों ने भी डायरेक्ट लिखा है, दिख रहा हूं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मैं सिंपलीफाई करके बता रहा कि ये आंसर कैसे आया है, पर आपको मेथड लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। ठीक है, तो T/2 कैसे आया वो देखो, सिर्फ उतना इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा हूं, 0 टू T साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t अपॉन 2 इंटू dt।
कहां से आया, पहले भी यूज किया है, फिर भी बता देता चलो। cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको इधर ले लो, ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा, इट इज 1 माइनस cos 2 थीटा, और ये 2 अपॉन में ले लो, तो डबल एंगल वाला फॉर्मूला यूज किया है। डायरेक्ट आंसर लिखना है, टेक्स्ट बुक में भी डायरेक्ट आंसर लिखा है उसका t/2, अपन ने भी डायरेक्ट लिखना है, पर फिर भी एक बार सिंपलीफाई करके बता दो। ये समझ में आया? तो ये साइन स्क्वायर की जगह ये लिखना है अपन ने, ये यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ थीटा की जगह ओमेगा टी है, तो यहाँ पे भी थीटा की जगह ओमेगा टी डाल दिया। चलो आगे चलते हैं। सिर्फ इसको सिंपलीफाई करके बता रहा, लिखना नहीं है। हाँ, इक्वल टू 1/2 बाहर, ये 1 इंटू डी टी, यानी इसका आंसर आएगा टी, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो ये साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है, और अपॉन में कांस्टेंट आएगा 2 ओमेगा, और लिमिट वही 0 टू टी, इट इज 1/2, इसकी जगह डाल दो टी माइनस साइन, अपर लिमिट डाल रहे हैं पहले, ट्वाइस ओमेगा इंटू टी अपॉन ट्वाइस ओमेगा, पहले अपर लिमिट ही सॉल्व करके बता देता, ठीक है। तो ये अपर लिमिट है, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे बाद में, उसको बाद में करते, पहले ये इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, ये अपर लिमिट यानी स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी डाल दिया, ये हो गया। लोअर लिमिट में यहां डालेंगे 0, माइनस यहां भी डालेंगे 0, तो साइन 0 इज 0, तो ये 0, तो लोअर लिमिट का कोई काम नहीं है, अपर लिमिट ही रखो, ये हो गया। तो ये हो गया 1/2 इंटू टी माइनस साइन, ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा तो वो टी कैंसिल, तो यहां बचेगा 2 इंटू 2 पाई, और अपॉन में ट्वाइस ओमेगा, ठीक है। देखो ओमेगा यहाँ कैपिटल टी डाल दिया, ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन टी, तो टी कैंसिल, 2 पाई बचा, और साइन की वैल्यू पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 0, तो ये टर्म 0, तो यहाँ बचा खाली 1/2 और टी यानी t/2। तो इसमें आगे माइनस लोअर लिमिट भी लिखना है, पर वो मिटा दिया, ये 0 और साइन 0 इज 0, तो लोअर लिमिट का कोई काम नहीं है। अपर लिमिट को कैसे सिंपलीफाई किया वो देखना, ओमेगा जो यहाँ है उसकी जगह डालेंगे 2 पाई अपॉन कैपिटल टी कैंसिल, 2 पाई बचा, और ये इंटू 2, सो साइन 4 पाई 0, तो ये पूरी टर्म 0, खाली बचा है टी, और ये 2, तो t/2 डायरेक्ट लिखना है। ये स्टेप बता दिया, फिर भी याद रखो, पर डायरेक्ट लिखना है, ये स्टेप का कोई काम नहीं है, लिखना ही नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट याद रखना उसका आंसर t/2। यहाँ तक देख लो एक बार, फिर आगे चलो। तो अभी रेजिस्टेंस लिया है, उसको अपन ने अप्लाई किया है एसी सोर्स, तो उसमें एक साइकिल में कितना पावर कंज्यूम होगा वो अपने को देखना है। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, ध्यान इसी को लिख रहे हैं, P एवरेज इट इज इक्वल्स टू E0 I0 अपॉन 2, ये T और ये T कैंसिल, एक फॉर्मूला ये याद रखो, ठीक है, E0 I0 अपॉन 2, ये, या फिर आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E0 अपॉन √2 इंटू I0 अपॉन √2, क्या किया है, वो सेपरेट कर दिया, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही E0 इंटू I0, √2 इंटू √2 यानी 2, बट P एवरेज विल बी इक्वल टू E0 अपॉन √2, मतलब RMS वैल्यू देख लेना, इसीलिए बोला था कि पहले वाले तीनों वीडियो एक बार देख लो फिर से, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले यूज होंगे, और ये I0 अपॉन √2 यानी IRMS, तो ये भी फॉर्मूला चलता, E0 I0 अपॉन 2
या ये भी फॉर्मूला चलता है ERMS इंटू IRMS। चलिए, तो ये हो गया एवरेज पावर कंज्यूम ओवर वन साइकिल व्हेन रेजिस्टर इज कनेक्टेड, या वी हैव कनेक्टेड द AC अक्रॉस द रेजिस्टर। ठीक है, देखिए ये रेजिस्टर का हो गया, याद रखो। सेम मेथड फॉलो करेंगे इंडक्टर के लिए, कैपेसिटर के लिए, पर आंसर क्या आएगा वो देखेंगे, पहले नोट डाउन करो। इंपॉर्टेंट है पावर का, ये ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना कैसे आया है। सेम स्टेप्स अब कैपेसिटर के लिए फॉलो करेंगे। तो इसका एवरेज पावर का फॉर्मूला याद रखो, ERMS इनटू IRMS। इट इज आल्सो कॉल्ड एपरेंट पावर। क्यों एपरेंट पावर बोलते हैं वो लास्ट में आएगा, एपरेंट पावर। ठीक है, ये भी याद रखो, ये भी याद रखो। न्यूमेरिकल में ये भी यूज कर सकते हैं। ये अगर RMS वैल्यू दिए है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर पीक वैल्यूज दिए हैं तो ये वैल्यू यूज करेंगे, ये फॉर्मूला। टू को खाली सेपरेट किया है, ये देख लेना फॉर्मूले लिए हैं RMS वैल्यू की डेफिनेशन के टाइम। इट इज दैट स्टेडी voltage that produce same amount of heat in same resistance in same time as produced by an alternating source। करंट के लिए भी सेम डेफिनेशन RMS करंट। तो ये नोट डाउन करो। फिर अब कैपेसिटर, सॉरी पहले इंडक्टर के लिए फिर कैपेसिटर के लिए। अब देखो, अब इंडक्टर को लगा रहे हैं। तो ये अपना इंडक्टर और ये उसको लगा दिया AC सोर्स। EMF का फॉर्मूला क्या आया था, E is equals to E0 sin ओमेगा t, और करंट आया था इसमें EMF लीड कर रहा था, करंट वाज लैगिंग बिहाइंड, तो करंट का आंसर आया था I0 sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 2। और इसके पहले वाली स्टेप लिखा I0 माइनस कॉस ओमेगा t। ये समझाया था कि माइनस कॉस ओमेगा टी का आंसर ये कैसे आया। जब सिर्फ कॉस ओमेगा टी था तो इसमें प्लस लिखा था आपने। तो ये एक बार इसलिए बोल रहा कि वो डेरिवेशन पूरे के पूरे वापस से देख लो, एक बार तीनों वीडियोस वापस से देखो और उसमें देखो करंट का ये आंसर आया था क्या। और इसके पहले वाली स्टेप ये है क्या, माइनस कॉस ओमेगा टी, उसको चेंज करके ये लिखा था। तो अभी ये यूज करने की जगह ये वाला यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये EMF और ये हो गया करंट। डायग्राम बता रहे, देख लो, लगे तो पॉज करो ये वाला वीडियो और पुराना वीडियो निकाल के देख लो एक बार। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला होगा वापस से वही E इंटू आई। सो पावर प्रोडक्ट E0 I0 माइनस साइन पहले डाल दिया, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। इसके पहले वाले में साइन स्क्वायर आया था, बस देखो यहाँ साइन है और कॉस है। इसका और इसका प्रोडक्ट लेंगे, कंफ्यूजन हुआ। तो इसको पहले स्टेप में क्या लिखा था, ये था, तो इस पर से ये स्टेप लाई है, तो मैंने ये वाली स्टेप यूज किया है, इन दोनों का प्रोडक्ट। फिर से एवरेज पावर ओवर वन कंप्लीट साइकिल, तो डायरेक्ट लिखना भी फॉर्मूला का फॉर्मूला 0 to t p into dt अपॉन टाइम पीरियड t। तो तुम लोगों ने पहले वैसे ही फॉर्मूला लिखा, एवरेज वर्क डन इन वन कंप्लीट साइकिल अपॉन पीरियड, तो पावर इनटू टाइम। फिर से बता देता ये कहां से लाया, पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम, सो वर्क इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। तो ये वर्क, तो ये पावर और इनटू टाइम कर देंगे। ठीक है, देखिए सेम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, तो इसको मिटा रहे हैं, याद रखो। अब यहां लिखेंगे एवरेज इट इज इक्वल्स टू p अपॉन में बाहर कर लिया, p की वैल्यू आता है, जो कांस्टेंट हो वो बाहर निकाल लो, माइनस E0 I0, माइनस भी आ गया, E0 I0 इंटीग्रेशन में बचेंगे 0 to t sin ओमेगा t इंटू कॉस ओमेगा t इंटू dt। E0 I0 बाहर निकाल लिया, अंदर बचा इंटीग्रेशन में sin ओमेगा t cos ओमेगा t और ये t अपॉन। इसके बाद वाली स्टेप में वो चेंज करना, पर मैं फिलहाल अभी नहीं कर रहा। यहां ले लो 2
और यहां ले लो 2। तो अगर ऐसा लिखा तो चलता है, देखो एवरेज माइनस E0 I0 अपॉन ट्वाइस टी, और ये इंटीग्रेशन 0 टू टी, ये है ट्वाइस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, और ये dt वैसे का वैसे। समझा ना? आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में करना, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना। तो ये तो वैसे के वैसे लिख लिया, पर ये ट्वाइस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इट इज डबल एंगल फॉर्मूला साइन 2 थीटा। ठीक है, अब P एवरेज इट इज 0, क्योंकि इसका आंसर 0 आएगा। डायरेक्ट लिखना है 0, मैं जगह नहीं है, मैं मिटा के वापस से आपको वो सॉल्व करके दिखा दूंगा, पर ये याद रखो एवरेज वैल्यू 0। सो जब आप कोई इंडक्टर लगाएंगे एसी सर्किट को, तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन वन साइकिल इज 0। इसका आंसर 0 कैसे, मैं समझा। ठीक है, बाजू में जगह है, थोड़ी लिख लेते हैं, पर ये डायरेक्ट आंसर लिखना, इसका आंसर 0। ठीक है, कैसे 0 समझ लो। इसका आंसर डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ठीक है, ट्वाइस ओमेगा टी अपॉन 2, और लिमिट हुई 0 टू टी। देखो इसका आंसर कांस्टेंट अपॉन में, कांस्टेंट अपॉन में, फिर से देखो साइन 2 इन ब्रैकेट ओमेगा टी, और ये dt। ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ठीक है, और एंगल वैसे के वैसे, फिर अपॉन में इंटीग्रेशन में कांस्टेंट लिख दिया। अब अपर लिमिट, तो ये माइनस बाहर, 2 ओमेगा बाहर, अपर लिमिट कॉस 2 ओमेगा टी, तो इसकी जगह टी डाल दो, माइनस लोअर लिमिट यानी 0 डालो, कॉस, तो ये 0। देखो दिख रहा है, ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई नहीं करना है, इसका आंसर 0 लिखना है बस। ठीक है, फिर से देखो इंटीग्रेशन है, इसका आंसर लिख रहा खाली मैं इतना बस, इंटीग्रेशन का, साइन का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस, तो ये लिख लिया माइनस कॉस, एंगल वैसे के वैसे, और कांस्टेंट है 2 ओमेगा को अपॉन में लिख लिया, तो ये माइनस और ये 2 ओमेगा बाहर। पहले स्मॉल टी, ये जो है इसकी जगह डालो कैपिटल टी, ठीक है, और बाद में उसकी जगह डालो 0, तो ये 0। सो इट इज माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ओमेगा, ओमेगा की जगह फिर से डालो 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी कैंसिल, तो ये बचेगा cos 2, और ये 2 पाई, और माइनस cos 0, तो इट इज माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, 0। देख लो एक बार, ठीक है, फिर से देखो एक आंसर डायरेक्ट 0 लिखना है, इसका आंसर 0 है, माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, लिमिट डाल दिया 0 टू टी। ठीक है, ये बाहर निकाल लो, अपर लिमिट यानी स्मॉल टी की जगह पहले कैपिटल डी, और बाद में लोअर लिमिट यानी 0 डाल दिया, cos 0 इज 1 एंड cos 4 पाई, फिर से बता देते cos का टेबल लिखने की जगह, यहां देखो cos 0 पाई बाय 2 पाई 3 pi by 2 and this is 2 pi. Cos 0 is 1, 0, minus 1, 0, ये 1, फिर 0, फिर minus 1, ठीक है, तो 3 pi आएगा minus 1, 4 pi आएगा plus 1, तो वो देखते हैं, आगे तक लिख के देखते हैं इसको। तो ये आया 4 pi, ये लिखा 1, cos 0 is 1, 1 minus 1, 0, ये से, तो ये डायरेक्ट लिखना है अपने को। तो ये हो गया एवरेज पावर कंज्यूम्ड ओवर वन साइकिल व्हेन द एसी इज कनेक्टेड टू एन इंडक्टर। कैपेसिटर का मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं, आप लोगों ने एक बार लिख के देखिए। देखो
इसका आंसर 0। लगे तो एक स्टेप डाल दो इसके बाद इंटीग्रेशन वाली, फिर लिखो 0। चलिए लिखो, चलो लिखिए, ये ऐसा लिखो लगे तो E0 I0 अपॉन ट्वाइस की, इसका आंसर आएगा माइनस कॉस ट्वाइस ओमेगा टी अपॉन में ट्वाइस ओमेगा, लिमिट हुई 0 टू t, और फिर लगे तो फाइनल आंसर डायरेक्ट 0 लिखना, P एवरेज इज इक्वल टू 0। इसको सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है ना, तो यहां से भी 0 लिखेंगे तो भी चलेगा। देखो ये नोट डाउन कर लो। तो अगर सिर्फ कैपेसिटर लगाएंगे तो याद रखना एवरेज पावर कंज्यूम ओवर वन साइकिल, सॉरी सिर्फ इंडक्टर लगाएंगे तो एवरेज वैल्यू कंज्यूम ओवर वन साइकिल इज 0। रेजिस्टेंस में 0 नहीं था, रेजिस्टेंस में आया था ERMS इनटू IRMS, और यहां देखो इंडक्टर नोट डाउन करो। तो देखो कैपेसिटर का मैं सॉल्व नहीं करना, सिर्फ क्या चेंज है वो बता, माइन्यूट सा चेंज है, हेडिंग बदल रहे कैपेसिटर, ठीक है कैपेसिटर के नाउ E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t, ये कैपेसिटर, और उसको अपन ने लगा दिया था AC। EMF आया था, ये करंट में आया था कि EMF लैग बिहाइंड द करंट, करंट लीड कर रहा था, तो यहां था प्लस, और उसके पहले वाले स्टेप देखेंगे तो cos ओमेगा t था, सिर्फ ये माइनस नहीं, तो बस ये माइनस हट गया और कुछ नहीं, तो यहां ये माइनस नहीं आएगा, यहां ये माइनस नहीं आएगा, यहां ये माइनस नहीं आएगा, यहां पे माइनस नहीं आएगा, बाकी सब सेम, ये तो वही आएगा। देखो cos तो वैसा का वैसे ही है, सिर्फ माइनस cos था वो चेंज हो गया, माइनस हट गया, फॉर्मूला वही E0 I0 sin ओमेगा t cos ओमेगा t, ये आ गया, ये फॉर्मूला वही, माइनस यहां से हटा दिया, अंदर वैसे ही है टू चेंज करके, यहां से माइनस हटा दिया, बाकी स्टेप वही है, यहां माइनस हटा दिया, इसका आंसर वही है, फिर से इसका आंसर वही 0। बस उतना फर्क था कि यहां माइनस था तो बाहर सब जगह माइनस 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 आया था, अब यहां प्लस है, करंट लीड्स द EMF, या अपन बोल सकते हैं EMF लैग बिहाइंड द करंट बाय द फेज डिफरेंस पाई बाय 2, यहां प्लस था तो cos ओमेगा t को ये लिखा, ये स्टेप के बाद ये था, और अभी अपन ने ये यूज E0 I0 sin ओमेगा t cos ओमेगा t, बस वही है, सिर्फ यहाँ का माइनस जो था वो हट गया, यहाँ से माइनस हट गया, यहाँ से माइनस हट गया, यहाँ से माइनस हट गया, यही वो आंसर फाइनल 0। तो बस उतना एक बार आपको मैंने देख लिया, कैपेसिटर का मैं सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि सेम वही स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। देखिए कैपेसिटर, कैपेसिटेंस सिर्फ माइनस हट गया, यहाँ से हट गया, यहाँ से हट गया, यहाँ से हट गया, यहाँ से भी हट गया, फाइनल आंसर 0 ही है, वहां माइनस नहीं आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 इज नेवर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं, तो ये देख लेंगे बस वही स्टेप फॉलो है, वही ब्रैकेट में आएगा, यहाँ पे उसका आंसर फिर से 0, तो ये पूरा 0। तो अगर आप इंडक्टर लगा रहे, कैपेसिटर लगा रहे, चलो एक बार ये नोट डाउन कर दो, फिर बात तीनों एक साथ में लगाने बाकी है। तो जब आप इंडक्टर यूज करेंगे सिंगल या सिंगल कैपेसिटर लगाएंगे इसको AC सोर्स को, तो पावर डेसिपेटेड इन वन कंप्लीट साइकिल या ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज 0, और रेजिस्टेंस में क्या आया था ERMS इनटू IRMS, वो एक याद रखना। तो अब तीनों को एक साथ में अप्लाई करना है, तीनों को LCR। तो एग्जाम में देखना किसके लिए पूछा है, रेजिस्टेंस के लिए पूछा है, तो P एवरेज का फॉर्मूला आया था ERMS इनटू IRMS, इंडक्टर के लिए पूछा है या कैपेसिटर के लिए पूछा है तो 0। अब तीनों एक साथ में लगाएंगे, वो देखते हैं। अब देखो, अब है पावर, देखो रेजिस्टेंस में हो गया था, आया था ERMS इनटू IRMS, पावर कितना एवरेज कंज्यूम हुआ ओवर वन साइकिल। इंडक्टर और कैपेसिटर में आंसर था एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन वन साइकिल इज 0। नाउ अब ले रहे हैं एवरेज पावर इन LCR सर्किट अगेन ओवर वन साइकिल, ये भी वन साइकिल पे ही है, ठीक है, ओवर वन साइकिल। नाउ ये ध्यान से लिखना, EMF लिखेंगे E0 sin ओमेगा t, करंट लिखते समय
याद होगा, इसलिए बोल रहा था पहले सारे डेरिवेशन एक बार फिर से देखिए। ये L, ये C और ये R फेजर डायग्राम जब बनाया था तो अपन ने केसेस बता दिए थे, पर अभी अपन ने यहाँ पे EL ग्रेटर देन EC कंसीडर किया था और ये EMF अक्रॉस रेजिस्टेंस ये था रिजल्टेंट और फेज कितना था phi। सो EMF वाज लीडिंग द करंट बाय द फेज डिफरेंस phi, ठीक है, जो अपन ने लिया था उसमें। फिर स्पेशल केस भी बताया था कि अगर मान लो EC ग्रेटर है और EL स्मॉलर है तो रिजल्टेंट इधर आएगा, EMF लैग बिहाइंड द करंट बाय द फेज डिफरेंस phi। स्पेशल केस में बताया था ये तब रहेगा व्हेन EL इज ग्रेटर देन EC और ये तब रहेगा व्हेन EL इज लेस देन EC, EC की वैल्यू ज्यादा है तो रिजल्टेंट जो आएगा EL माइनस EC वो इधर आएगा। अभी यहाँ पे ये रिजल्टेंट EL माइनस EC, तो ये हो चुका है। तो फेज डिफरेंस phi है, यहाँ पे 90 वगैरह नहीं है, फेज डिफरेंस क्या था phi। तीन स्पेशल केसेस भी लिखे थे उसके, एक बार देख लो। तो इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। फेज डिफरेंस लेंगे phi, तो करंट की वैल्यू या तो करंट लीड भी कर सकता है या लैग भी, अभी अपने को पता नहीं है कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, इसलिए जनरलाइज इक्वेशन लिख रहे हैं। बड़ा हो जाएगा बस। नाउ इसे देखो, EMF E is equals to E0 sin ओमेगा t और करंट लिखते समय ऐसा लिखेंगे अब I0 sin ओमेगा t प्लस माइनस phi। अब 90 नहीं, अभी बताया था phi का डिफरेंस है, कितने का phi, तो phi से EMF आगे भी हो सकता, phi से EMF पीछे भी हो सकता, डिपेंडिंग ऑन कि कौन ग्रेटर है, EL ग्रेटर है या EC ग्रेटर है, वो कंडीशन हुए है। तो वो लिखा है भी है कि phi पॉजिटिव या phi नेगेटिव, तो अपने को पता नहीं, इसलिए अपन ने प्लस माइनस phi कर दिया कि करंट phi से आगे भी हो सकता, करंट phi से पीछे भी हो सकता। ये जनरलाइज बन गया। कल की मेथड यूज कर रहे हैं, पहले निकाल रहे पावर का फॉर्मूला E into I, प्रोडक्ट ले रहे E0 I0, ठीक है, ये साइन ओमेगा टी बाई सी और ये साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, इट इज इक्वल्स टू E0 ऐसे I0 ऐसे रखो साइन ओमेगा टी, इसका एक्सपांशन होगा साइन A प्लस बी वाला फॉर्मूला या साइन A माइनस बी, तो जनरलाइज है, देखो साइन A यानी ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव, बीच में डालेंगे प्लस माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव, देखो एक्सपांशन हो गया। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए इंटू साइन, इनको अंदर मल्टीप्लाई करो, E0 I0 बाहर ही रहने दो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस माइनस साइन कॉस, अभी अलग अलग है वैसे लिखेंगे, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव, यहाँ तक नोट डाउन करो। तो ये याद रखना, अपन ने लिखा है ये tan फाइव लिया था XL माइनस XC अपॉन R, उसको से बताया था कि कौन ग्रेटर रहा तो EMF लीड करेगा और कौन स्मॉल है तो EMF लैग बिहाइंड करेगा, तो वो याद रखो। अब यहाँ पे अपन जनरलाइज ले रहे हैं तो करंट को आगे और पीछे दोनों कंसीडर किया, प्लस भी हो सकता माइनस भी हो सकता फाइव से, ठीक है। बाकी पहले वाले में जो रेजिस्टेंस का था उसमें साइन ओमेगा टी सेम फेज में थे, इंडक्टर और कैपेसिटर में प्लस पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू था,
तो वो प्रॉब्लम नहीं है, पर इसमें याद रखना 5। तो इसका एक्सपेंशन देख लो फिर आगे चलते। इसलिए बोल रहा है कि ये वीडियो देखने से पहले वापस से वो फर्स्ट तीनों वीडियो देख लो। नोट डाउन करो ये। ठीक है, पावर का फॉर्मूला पर क्या लिख रहे थे अभी तक? एवरेज पावर, जैसे पिछली इसमें लिखा है पावर इंटीग्रेशन लिया है पी डी टी। फिर से बताते हैं ये कहां से है? पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। सो वर्क इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। सो यहाँ पे पूरी एक लाइन लिखना, वर्क डन इन वन कंप्लीट साइकिल। तो पावर इनटू टी किया है, ठीक है, तो टी की जगह dt कर दिया और टोटल इंटीग्रेट अपॉन टाइम पीरियड टी, टाइम फॉर वन कंप्लीट साइकिल। तो ये हो गया, पूरा वर्ड में लिखना बेटा। चलो यहाँ पावर एवरेज पावर विल बी इक्वल टू वर्क डन ओवर वन, एवरेज वर्क डन ओवर वन साइकिल अपॉन पीरियड। वही है, तो ये पावर इनटू टाइम, ये पावर की वैल्यू ये डालेंगे, ये एवरेज पावर हो गया और अपॉन में पीरियड। इसको सिंपलीफाई करेंगे, ध्यान से देखो। तो देखो फिर से, ठीक है, आगे चल रहे। फिर से देखो, ये पावर का फॉर्मूला है। अब निकालना है जैसे इंडक्टर में किया था, कैपेसिटर में किया था, रेजिस्टेंस में किया था, सेम वही है। एवरेज पावर इज एवरेज वर्क डन ओवर वन साइकिल अपॉन पीरियड। ये वर्क डन का फॉर्मूला कैसे है? फिर से देखो, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। सो वर्क इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। ये पावर और ये इनटू टाइम और अपॉन में पीरियड। तो एवरेज पावर इज एवरेज वर्क डन या टोटल वर्क डन इन वन कंप्लीट साइकिल, ये अपॉन पीरियड। तो इसमें वैल्यू डाल दो, P average is equals to P की वैल्यू E0 I0 कांस्टेंट अपॉन में T, ठीक है। इंटीग्रेशन देखो, दो टर्म है, एक ये टर्म और ये एक टर्म, उनको इंटीग्रेशन सेपरेट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन सेपरेट कर रहे हैं ऐसा। तो पहले ये देखो, फाई कांस्टेंट है तो cos फाई कांस्टेंट बाहर ले लो, इंटीग्रेशन लेंगे 0 टू t ओवर वन साइकिल, ठीक है, और अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये बचा dt, ठीक है। फर्स्ट टर्म हो गई, देखो E0 I0 बाहर निकल लिया अपॉन t, ये वाला t, ठीक है, cos फाई कांस्टेंट साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt और इंटीग्रेट कर दिया। फिर आएगा प्लस माइनस, अब इसमें फाई कांस्टेंट है तो साइन फाई बाहर, इंटीग्रेशन वही 0 टू t, ठीक है। आगे आएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, और ये साथ में डी। देखो नहीं दिख रहा होगा तो एक मिनट रुको, देखो ये ब्रैकेट कंप्लीट, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू डी। फिर से देखो, p की वैल्यू डाल रहे हैं, ये है p की वैल्यू, ये हटा देते हैं नीचे से, यानी ध्यान में आएगा, ठीक है। ये E0 I0 बाहर कांस्टेंट है, E0 I0 बाहर, ये t अपॉन का यहाँ अपॉन में लिख दिया। फर्स्ट टर्म ये है cos फाई, फाई कांस्टेंट, तो इसको निकाल लिया बाहर इंटीग्रेशन के, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये रहा साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, पहली टर्म हो गई। अब प्लस माइनस, ये सेकंड टर्म, साइन फाई बाहर, अंदर बचेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। इसी वीडियो में, अच्छा यहाँ नोट डाउन कर लो, इसी वीडियो में लिया था
कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t साइन स्क्वायर ओमेगा t dt इज इक्वल्स टू t अपॉन 2। अगर देखना है तो थोड़ा सा बैक करके देखो, रेजिस्टेंस वाले में डायरेक्ट आंसर लिखा था d/2 पर बाजू में सॉल्व करके बताया था कि आंसर कैसे आता। तो अब इसमें डायरेक्ट ही यूज करना है, उसमें भी डायरेक्ट ही यूज करना था, पर देख लो एक बार sin स्क्वायर ओमेगा t dt का आंसर t/2, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t sin ओमेगा t इनटू cos ओमेगा t इनटू dt, इसका आंसर आएगा 0। ये भी सॉल्व किया है, उसको कन्वर्ट किया था ट्वाइस sin ओमेगा t इनटू cos ओमेगा t, फिर उसको अपने लिखा था sin 2 ओमेगा t और फिर उसका आंसर लाए थे 0। ये मिलेगा आपको इंडक्टर और कैपेसिटर वाले में। कैपेसिटर वाले में तो डायरेक्ट किया था अपने, इंडक्टर वाले में देखना ये आया था, फिर अपन ने यहाँ पे 2 और अपॉन में 2 लेके इसको sin ट्वाइस ओमेगा t लिखा था और sin ट्वाइस ओमेगा t का इंटीग्रेशन इस लिमिट के लिए क्या था 0। तो डायरेक्ट लिखना है, ये रेजिस्टेंस वाले में देख लो और ये इसका आंसर आपको मिल जाएगा इंडक्टर वाले में। देख लो एक बार, पॉज करो और देख लो, और अब मैं मिटा रहा है ये वाली साइड, तो फिर फाइनल आंसर लिखेंगे इसका। तो इसकी वैल्यू डालना है इस इंटीग्रेशन की t/2 और इस इंटीग्रेशन की 0, यानी ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ये अगर आपको देखना है तो रेजिस्टेंस वाले वीडियो, मतलब रेजिस्टेंस वाले पार्ट में देखना इसी वीडियो में, और इसका आंसर देखना है तो इंडक्टर वाले में देखना इसी वीडियो में। ये दोनों के आंसर देख लो, इसका t/2 इसका 0। तो ये मैं मिटा रहा, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर से देखो, फेज डिफरेंस पाई है, आगे भी हो सकता है पीछे भी, क्योंकि कंडीशन डिपेंडेंट है कि कौन ग्रेटर है, EL ग्रेटर है या EC ग्रेटर है, इसलिए अपन ने जनरल लिया है। ये यहाँ पे एक्सपांशन देखना, अंदर मल्टीप्लाई किया है, अंदर मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूला तो रेजिस्टेंस में भी यूज किया है, इंडक्टर में भी यही है, कैपेसिटर में भी यही है। सब्स्टिट्यूशन, अब डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं इसका और इस इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, फाइनल आंसर है तो देखो फाइनल आंसर P एवरेज इज इक्वल्स टू E0 I0 अपॉन T ब्रैकेट में cos फाई, इस इंटीग्रेशन का आंसर T/2 प्लस माइनस इस इंटीग्रेशन का आंसर 0, तो ये पूरी टर्म 0। सो P एवरेज power can be written as E0 I0 upon 2, ये 2 और ये t कैंसल, बचेगा cos फाई। सो एवरेज पावर इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, E0 अपॉन √2 इंटू I0 अपॉन √2 इंटू cos फाई, √2 करके सेपरेट कर देंगे। तो ये है ERMS, ये है IRMS, ये एवरेज पावर इंटू cos फाई, तो ये हो गया फाइनल। तो इसको अपन ने बोला था रेजिस्टेंस में क्या बोलते हैं, एपरेंट पावर। इस एवरेज पावर को बोलेंगे ट्रू पावर और इसको बोलेंगे पावर फैक्टर। क्या बोलेंगे, पावर फैक्टर। तो ये नाम याद रखना। इसको बोलते हैं ट्रू पावर, रेजिस्टेंस में बताया था इसको बोलते हैं एपरेंट पावर, और ये इसको बोलेंगे पावर फैक्टर। ठीक है, सर्किट कौन सा है उसके ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड करेंगे, तो बताते हैं। ये नोट डाउन करो, ये फॉर्मूला याद है। बेटा डेरिवेशन एक बार लिख के देखो सब, ऐसा नहीं हो रहा कि हाँ ऐसे ही करना है, क्या हो जाएगा। डेरिवेशन सब लिख के देखो एक बार।
ये याद रखना, इट इज नोन एज ट्रू पावर। एवरेज पावर जो है ये अपरेंट पावर और ये पावर फैक्टर। देखिए फिर आगे आप देखो ये बेटा, अब कॉस की वैल्यू निकालेंगे कैसे, उसके लिए अपने पास है इंपीडेंस ट्रायंगल। इसके पहले लिया है, यही वीडियो में लिया है इंपीडेंस ट्रायंगल, तो उसका यूज करेंगे वापस। ध्यान दो, ध्यान देना, नोट में इसमें नहीं लिखना है, ऐसे बनाया था हमने इंपीडेंस ट्रायंगल। ये फेस था फाई, टेन फाई का आंसर आया था एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर। ठीक है, ये प्रूफ किया था आपने। नाउ टेन का फॉर्मूला रहता अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये अपोजिट एक्सएल माइनस एक्ससी और ये एडजेसेंट आर। तो अगर हाइपोटेनियस निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जो भी होगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो इट इज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल थिंग स्क्वायर। ठीक है, एंड इट इज नथिंग बट जेड, इसलिए इसको इंपीडेंस ट्रायंगल बोला जाता है। देख लो एक बार, तो ये फॉर्मूले से लिखा है अपन ने, ये फाई है तो ये अपोजिट एक्सएल माइनस एक्ससी और ये एडजेसेंट आर। पाइथागोरस थ्योरम लगाए, हाइपोटेनियस में निकलेगा वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर और रूट में, तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर आ गया। यानी ये क्या हो गया जेड। किसी पर से निकालेंगे cos फाई, cos फाई का ये फॉर्मूला याद रखो, इसी ट्रायंगल पर से इंपीडेंस ट्रायंगल, cos फाई इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट है r अपॉन z, या पूरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं r अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी। तो ये cos फाई का फॉर्मूला हो गया। पावर फैक्टर अगर निकालना है तो ये भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और ये फॉर्मूला अपन ने बनाया है पर से इंपीडेंस ट्रायंगल पर से। देखो देखो इंपीडेंस ट्रायंगल, ये फॉर्मूले पर से ये लिखा था और ये हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम। अब इसी में cos फाई लगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस r अपॉन z, या पूरा फॉर्मूला देखो। ठीक है, स्पेशल केसेस देखो, फर्स्ट नॉन इंडक्टिव, नॉन इंडक्टिव लिखने से अच्छा इंडक्टर भी नहीं है, कैपेसिटर भी है, नॉन इंडक्टिव नॉन कैपेसिटिव ऐसा लिखना, यानी सिर्फ रेजिस्टेंस है, समझो। ठीक है, सिर्फ रेजिस्टेंस है, या फिर अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी है। अगर एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी डाल देंगे तो सिर्फ रेजिस्टेंस इंपीडेंस क्या बचेगा आर, तो वही लिख रहे हैं जेड इज इक्वल्स टू आर। देखो यानी सिर्फ रेजिस्टेंस है, सिर्फ रेजिस्टेंस है समझो, और बाकी दोनों की वैल्यूज सेम है अपोजिशन की, एक एक्सएल एक एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी आर। यानी तो जेड का फॉर्मूला अलग से अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक है, तो cos फाई का फॉर्मूला cos फाई का फॉर्मूला r अपॉन z, यानी क्या हो जाएगा 1, r अपॉन r, z की वैल्यू 1, सो वी कैन से फाई इज इक्वल्स टू 0। और रेजिस्टेंस जब लगाए थे तो अपन ने वही बोला था कि ईएमएफ एंड करंट आर इन सेम फेज, फाई की वैल्यू 0, यानी उसी डायरेक्शन में ईएमएफ और उसी डायरेक्शन में करंट, दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे।
अगर XL इज इक्वल टू XC है, यानी रेजिस्टिव सर्किट रहेगा खाली, ना इंडक्टिव है ना कैपेसिटिव है, यानी इंडक्टिव डोमिनेटेड भी नहीं है, कैपेसिटिव डोमिनेटेड भी सर्किट नहीं है, यानी इंडक्टर और कैपेसिटर की जो XL और XC की वैल्यू है सेम है, तो इंपेडेंस Z विल बी इक्वल टू ओनली, इसमें XL इज इक्वल टू XC डाल दो तो R स्क्वायर बचेगा, रूट हट जाएगा, यानी Z इज इक्वल टू R। सेकंड, अगर इंडक्टर है या सिर्फ कैपेसिटर है, समझो दोनों में से कोई एक लगाए, तो फाई की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाय 2, कुछ भी लगाओ, सिर्फ इंडक्टर लगाओ या सिर्फ कैपेसिटर लगाओ। अच्छा, एवरेज पावर भी लिख दो, ये बातें लिख दो, यही डालना है। सो एवरेज पावर विल बी इक्वल टू cos phi 0 and cos phi is 1, so ERMS into IRMS into cos phi नहीं आएगा, और रेजिस्टेंस वाला जब डिराइव किया था तो यही फॉर्मूला आया था, ERMS into IRMS, तो आ गया रेजिस्टेंस वाले के लिए। फिर ये मिला के सेकंड केस लिखते देखो, तो याद रखो खाली रेजिस्टेंस है समझो। अब सिर्फ इंडक्टर होगा या सिर्फ कैपेसिटर होगा, यानी जनरलाइज बता रहे हैं, पहले जो आंसर आया था इस फॉर्मूले से भी कोई आंसर आएगा। तो देखो एवरेज पावर आ गया ERMS into IRMS, जो रेजिस्टेंस में पहले ही डिराइव कर चुके हैं, देखो खाली रेजिस्टेंस नोट करो, फिर सेकंड लिखते हैं पॉइंट। ठीक है, ये निकाल अब सेकंड केस लिखना नहीं है, सिर्फ बता रहे हैं, उसमें डेरिवेशन का ऐड नहीं करना। प्योरली इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है, यानी कैपेसिटर है, सो फाई की वैल्यू आएगी या तो प्लस या माइनस पाई बाय 2, यानी EMF लीड करेगा या करंट लीड करेगा, जो भी फाई की वैल्यू प्लस माइनस पाई बाय 2, ठीक है। सो इंप्लाइज cos पाई बाय 2 या cos पाई लिखो, इट विल बी 0, ठीक है। सो एवरेज पावर इट इज ERMS into IRMS into cos phi is 0, so average power consumed will be 0, और इंडक्टर और कैपेसिटर में सेम ही आया, इस पर से भी वही आया। अच्छा, एक चीज याद रखना, एवरेज पावर 0 है तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा इट इज कॉल्ड आइडल करंट। आइडल करंट यानी जो कुछ नहीं कर रहा, आइडल बैठा है, बस आइडल करंट। पावर एवरेज पावर 0 है इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में, सो दैट करंट एवरेज पावर 0 है मतलब कुछ नहीं कर रहा, पावर 0 है, तो दैट करंट इज कॉल्ड आइडल करंट, ये याद रखना। और वैटलेस करंट भी बोल सकते हैं, पावर वैटलेस करंट भी बोल सकते हैं, तो ये याद रखना, आइडल करंट कब बोलेंगे और वैटलेस करंट कब बोलेंगे। सर्किट अगर सिर्फ इंडक्टिव है या सिर्फ कैपेसिटिव है तो एवरेज पावर इज 0, एट दैट टाइम द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट पावर इज 0 है तो वर्क डन नहीं होगा, तो दैट करंट इज कॉल्ड आइडल करंट और वैटलेस करंट। देखिए तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से ये पता चलता कि सिर्फ इंडक्टर या कैपेसिटर है तो एवरेज पावर 0 आएगा। पावर सिर्फ तभी कंज्यूम होगा जब उसमें रेजिस्टेंस है। इंडक्टर जनरली प्योर नहीं रहते, मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कॉइल भी है कॉपर की, तो थोड़ा तो रेजिस्टेंस रहेगा, तो थोड़ी एनर्जी कंज्यूम होती। एवरेज पावर यहाँ पे भी 0 नहीं आना चाहिए, पर अपन आइडियल प्योरली इंडक्टिव ले रहे हैं, यानी उसमें रेजिस्टेंस 0 काउंट कर रहे हैं, इसका रेजिस्टेंस क्या कर रहे हैं 0 काउंट। नहीं तो अगर कॉइल लेंगे भले ही कॉपर की बनी हुई है तो थोड़ा तो रेजिस्टेंस रहेगा ही रहेगा, इसके आंसर 0 नहीं आएंगे, थोड़ा सा रेजिस्टेंस रहेगा। बट अपन जो ले रहे हैं वो आइडियल केस ले रहे हैं, प्योरली इंडक्टिव, यानी उसमें इस इंडक्टर में कॉइल का रेजिस्टेंस अपन क्या कंसीडर कर रहे हैं 0। अदरवाइज होना ऐसा चाहिए कि जब आप कोई कॉइल यूज कर रहे हैं, ये कॉइल आपने यूज किया, सेल्फ इंडक्शन L,
बट उसमें साथ में उसका रेजिस्टेंस भी रहेगा आर थोड़ा सा। बट अपन आइडियल केस ले रहे हैं ये पूरे चैप्टर में, जहां पे भी अपन ने इंडक्टर यूज किया है तो अपन ने प्योर इंडक्टर यूज किया है, जिसमें रेजिस्टेंस क्या कंसीडर करना है, जीरो, रेजिस्टेंस जीरो। अदरवाइज कॉपर की कॉइल है ठीक है, पर थोड़ा सा कुछ तो रेजिस्टेंस रहेंगे, ये जीरो नहीं आना चाहिए। पर यहाँ लिखते समय लिखना प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव। सिर्फ प्योर इंडक्टर है या प्योर कैपेसिटर है तो एवरेज पावर जीरो। एट दैट टाइम करंट इज फ्लोइंग बट इट इज नॉट डूइंग एनी वर्क, तो इट इज कॉल्ड आइडल करंट और इट इज कॉल्ड वेटलेस करंट। याद रखना रेजिस्टेंस जीरो। अगर प्योर इंडक्टर नहीं है तो फिर पावर भी जीरो नहीं है, थोड़ा बहुत पावर कंज्यूम होगा। घर पे भी अपन इंडक्टर कॉइल या कैपेसिटर यूज करते, पावर यूज होता, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट होगी। तो ये जो अपन लिख रहे हैं वो आइडियल केस है, पर आइडियल केस मिलने वाली नहीं है। आप इंडक्टर लो या कैपेसिटर लो, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट जो इसके पहले लिखा था और ये सेकंड पॉइंट, ठीक है, दोनों पर से ये बोल सकते हैं कि पावर तभी कंज्यूम होगा जब रेजिस्टेंस रहेगा। अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो पावर कंज्यूम नहीं होगा। तो यहाँ अपन बोल रहे हैं पावर कंज्यूम नहीं हुआ है, तो याद रखना अपन इमेजिन कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस जीरो है, बट इसका और इसका रेजिस्टेंस जीरो नहीं रहता, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो रहेगा ही, ठीक है। तो पावर भी कंज्यूम होगा, पर ये आइडियल केस ले रहे हैं, ध्यान रखना। नहीं तो बोलेंगे घर में इंडक्टर लगाया, पावर यूज ही नहीं होना चाहिए, यूज होगा, क्योंकि कॉइल जो कॉपर की भी कॉइल लेंगे तो उसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस रहेगा, कम रहेगा मर रहेगा, यानी जीरो नहीं है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। तो अपन आइडियल केस ले रहे हैं, इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट है खाली, आइडियल इंडक्टर आइडियल कैपेसिटर जहां रेजिस्टेंस है जीरो, इंडक्टिव कैपेसिटिव रेजिस्टेंस अलग, ये रेजिस्टेंस अलग, ठीक है। कॉइल जो अपोजिशन क्रिएट करेंगे इंड्यूस ईएमएफ की वजह से वो एक्स है, और कोलिजन की वजह से जो क्रिएट हो रहा है उसका खुद का रेजिस्टेंस आर, यानी एक कॉइल लगाएंगे तो एक्सएल भी रहेगा और आर भी रहेगा, यानी कॉइल के लिए एक्चुअल में ये फॉर्मूला यूज होना चाहिए, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, सी नहीं है ना, एक्सएल माइनस एक्स, सी हटा दो, एक्सएल स्क्वायर। पर ये रेजिस्टेंस अपन क्या काउंट कर रहे हैं, जीरो, इसीलिए अपन उसका रेजिस्टेंस लिखते हैं एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। तो यहाँ पे समझो एक पार्ट कंप्लीट हो गई, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये याद रखना एवरेज पावर जीरो है उस टाइम पे जो करंट रहेगा इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट में, दैट करंट इज कॉल्ड आइडल करंट और वेटलेस करंट। आइडियल ले रहे हैं इसीलिए रेजिस्टेंस याद रखना इनका क्या है, जीरो।